पिक्चर चालू करो बे। ये जनता का कौन सा विश्वास है आप लोगों पर कि विपक्ष में ही रखती है जनता? आपके लिए विश्वास जताया जनता ने हमारे ऊपर, वो तीसरी बार सरकार बना लेते हैं, आप लोग विपक्ष में बैठ के बड़े खुश हो जाते हैं। देखिए ऐसा है, खुशी की बात नहीं है, जिम्मेदारी मिलती है उसमें खुश होते हैं, जिम्मेदारी है। और सत्ता पक्ष विपक्ष में बहुत साल, कईयों साल तक भाजपा रही है, तो ऐसे कोई हमें ये दुख होने की बात नहीं है कि विपक्ष भी एक जिम्मेदारी है, कोई कमी नहीं है। विपक्ष की ही सबसे बड़ी भूमिका होती है कि जो कमियां इनमें हैं उसको सामने लाएं। ठीक है, जनता कह रही है वी आर बेटर ऑपोजिशन, लेकिन जनता के बीच आप उनकी कमियां, मतलब आपकी कमियां गिनाने से ज्यादा जनता जो उनकी खूबियां हैं उस पर बटन दबा रही है। दलाल बिहार में एक तरफा चुनाव, महाराष्ट्र में एक तरफा चुनाव, यूपी में 35 साल के बाद वो 2022 जीते थे एक तरफा चुनाव, तो लगातार वो जीत रहे हैं। इससे क्या वजह मानती हैं आप? भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी मजबूत बनी हुई है, क्या कारण है? मैंने तो आपको शुरू में कहा, पर आपने कहा वो बदलाव नहीं लाने आए, वो कुछ अपनी तारीफ ही तो करेंगे। बदलाव लाने ही आए थे 2011 में। अब देखिएगा आज तो बदलाव लेकर आए, 500 सालों के बाद राम मंदिर बनवाए लोकसभा में। 500 एक सेकेंड प्लीज, ये ना मैं आपसे बार बार सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, ये इतिहास 2014 से नहीं शुरू हुआ राम मंदिर का, या एल.के. अडवाणी जी की रथ यात्रा से नहीं शुरू हुआ। जो लाखों संतों ने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में विश्वास जताते हुए जो लंबी लड़ाई लड़ी है ना, उनको सिर्फ बीजेपी में मत सीमित करिए। बिल्कुल सही बात है, मैं ये मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। और मैं हमेशा से मानती हूँ कि ये हमारी देश की सबसे बड़ी जीत है। वी आर इट्स अ फैक्ट कि वी आर अ मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज। लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं रहते तो राम मंदिर कहाँ बन पाता? इससे कैसे इनकार करेंगे आप? बताता हूँ। प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट प्लीज, क्योंकि मुझे देश की जनता के सामने ये कॉन्टेक्स्ट आना जरूरी है। आज देश की हम लोग जो बहुमत है कम्युनिटी रिलीजन में देखेंगे, हिंदू देश है, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया है, ये हमारा बड़प्पन है। आई थिंक बड़प्पन लोग कहेंगे इसमें मुझे ट्रोल करने लग जाएंगे, पर मैं कहना चाहूंगी ये हमारा समावेशी सोच रहा है कि सबका सम्मान होना चाहिए। उसी के चलते जब संविधान बना और जुडिशरी को एक इम्पोर्टेंट पोजीशन दी, तो हमने कहा चलिए अब हम ये लड़ाई अपने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लड़ेंगे, लीगल तौर तरीके से लड़ेंगे। लड़ाई लड़ी और उसमें बीजेपी शामिल नहीं थी, वो रथ यात्रा के बाद हुई है, तब जाकर उन्होंने इस कॉज को अप्रोप्रिएट किया। अब हाँ, आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर जब वो सरकार में रहे, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया जिसका पूरा भारतीय जनता पार्टी ने अप्रोप्रिएट किया। जी, अगर आप नैरेटिव्स में जाएंगे तो ठीक है ये अप्रोप्रिएशन, पर अगर आप हकीकत में जाएंगे तो ये लड़ाई उनसे ही तक ही सीमित नहीं थी, लंबी लड़ाई। सो दैट इज वन। मंदिर बना, बिल्कुल एजेंडा सिर्फ मंदिर नहीं था ना चित्रा जी, एजेंडा क्या था? महिलाओं का सम्मान। एजेंडा महिलाएं उनको वन साइडेड वोट कर रही हैं चुनाव में। क्योंकि मैं फिर से कहूंगी दैट अनफॉर्चुनेट वेलफेयर मेजर्स अगर कोई और लाता है तो आप उसको रेवड़ियां कहते हैं, इलेक्शन कमीशन हावी हो जाता है, और वो लाते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को दुरुपयोग कर एक तरफ रखकर आप अपना एजेंडा चलाते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन कुछ उस पर नहीं बोलता है। तो वो कमियां मैंने आपको गिनाई है। हाँ, महिलाएं वोट कर रही होंगी, महिलाओं का विश्वास है। मैं अगेन आई एम नॉट चैलेंजिंग दैट, बट यू कैन नॉट से ये राम मंदिर उन्होंने बना दिया तो उनका सारी जिम्मेदारी खत्म, तो अब वो वॉट अबाउटरी करते रहेंगे। भगवान श्री राम का शासन भी जो था, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने याद दिलाया था, राम राज्य। राम राज्य में क्या आपने 2014 में यही तो वादे किए थे, राम राज्य आएगा। चाहे पाकिस्तान को दिखाना हो, चाइना को दिखाना हो, पाकिस्तान को दिखाया तो किसानों को दुगनी होते थे, आप किसानों को दुगनी इनकम करनी हो, महिलाओं को सम्मान देना हो। अभी भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करने वाले, महिलाओं का 2029 का एक बिल लाने वाले जिसको सर्व सहमति से हमने पास किया। महिलाओं के लिए आरक्षण तो बीजेपी ही लेकर आई। एक सेकंड संसद में, एक सेकंड 2029 के लिए लाई है। उस बीच में कितने असेंबली चुनाव हुए हैं? आप मुझे कांग्रेस तो छोड़िए, कांग्रेस तो विश्वास ही नहीं रखती थी 2014 से, तो सिर्फ बीजेपी ने विश्वास रखा ना। आप मुझे बताइए, इतने स्टेट इलेक्शंस हुए हैं, महाराष्ट्र हुआ, बिहार हुआ, दिल्ली हुआ, और पता नहीं बीच में अगर मैं कोई भूल रही हूँ, उसमें कितना 33% था महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन? नहीं था। तो नैरेटिव एक होता है, हकीकत कुछ और होती है। यू आर अ गुड क्वेश्चन। लेकिन अब लागू हो गया है ना, अब इसके बाद जो भी चुनाव होंगे उसमें 33% आरक्षण नहीं। चित्रा जी, क्या है, पहले सेंसस होगा 2027 में,
फिर वो डीलिमिटेशन करेंगे। डीलिमिटेशन का विरोध ऑलरेडी साउथ इंडियन स्टेट्स कर रहे हैं एंड फॉर वेरी गुड रीजंस कि पॉपुलेशन के अनुसार कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं तय हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल में कमी हुई है तो अनफेयर एडवांटेज मिलेगा जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ पॉपुलेशन। तो वो उसका विरोध करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। इतने सालों से फ्रीज पड़ा हुआ है डीलिमिटेशन, हर सरकार आई, हर सरकार ने फ्रीज किया फॉर अनदर 25 इयर्स। दोनों इस हमाम में हैं शामिल, तो उन्होंने फ्रीज किया, अब डीलिमिटेशन का झगड़ा होगा, तब तक 2029 आ जाएगा। आपने बस ये कहा है 540 से जब हम 800 सीट कर देंगे तब महिलाओं की 33% हम इनके हाथ में जो था वो तो इन्होंने कर दिखाया ना। नहीं अगेन चित्रा जी, मैं फिर से कहूंगी, आप जाइए वो टाइम पे जब राजीव गांधी जी का एक पैशन था कि लोकल बॉडीज में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद, ट्रेजेडी के बाद, उनकी किलिंग के बाद नरसिम्हा राव जी ने उसको इमीडिएटली अप्लाई किया। वो बाय द नेक्स्ट साइकिल इटसेल्फ वाज एप्लीकेबल। आपने तो उनको पोस्ट डेटेड चेक दे दिया कि कतार बना लो, जब हम दरवाजा खोलेंगे आप एक को एंट्री दे देंगे। तो महिला आरक्षण पे बिल पास करवा लिया, लेकिन उसका भी श्रेय प्रियंका चतुर्वेदी जी नहीं देना चाहेंगी। मैं तो प्रियंका गांधी वाले सुर में ला रही हैं, दोनों प्रियंका एक जैसी। मैंने तो स्पीच में भी कहा था कि आपने तो क्यू में खड़ा कर दिया हमें फिर से, महिलाओं को दिखा दिया, देखिए हमने आपका रिजर्वेशन पास कर लिया ना। सेंसस हो रहा है, 27 पे तक ताला है, 27 और 29 में कितना समय है, 2 साल का फर्क है। फिर आप डीलिमिटेशन करेंगे, फिर आप कहेंगे अब आइए, तो कहाँ पे ये स्टार्ट। मैं कहती हूँ अगर आपका इंटेंट था स्टेट असेंबली से शुरू कर देते ना, तो कथनी और करनी में इतना अंतर है। ठीक, अच्छा, लोगों के साथ गठबंधन में हैं, उनके बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिनकी लिस्ट भी गृह मंत्री की ओर से शाम तक रख दी गई थी पटल पे, जो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। अगेन मुझे नहीं पता किसने बोला किसने नहीं बोला, खासतौर से मुस्लिम सांसद। मैं कहती हूँ अगर वो वंदे मातरम नहीं कहते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो देश को प्रेम नहीं करते हैं। देश प्रेम ये नहीं है कि सिर्फ वंदे मातरम से जुड़ा हुआ। मैंने आपको कहा कि एक यूनिफाइंग कॉल था, लेकिन ये एक यूनिफाइंग कॉल में जब हम लोग 150 साल का इतिहास रहा है, जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी उसको CWC के मेंबर होकर उन्होंने अडॉप्ट किया था। नेशनल सॉन्ग जब बना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बहुत मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स काफ़ी रहे होंगे। तो ये कहना कि क्योंकि कोई आज के समय पे कोई एक जन नहीं बोल रहा, 2 जन नहीं बोल रहा है, डज ही बिकम लेस ऑफ अ पेट्रियट? नहीं। आज आप मुझे बताइए, वंदे मातरम का इस्तेमाल कर, जैसे आई थिंक हमारे एक सांसद ने कहा कि लोगों की दाढ़ियाँ ट्रेन में खींच ली जाती हैं, 80-80 साल के आदमी क्योंकि वो एक धर्म के आते हैं, उनको खींच कर कहते हैं आप बोलिए वंदे मातरम बोलिए। क्या वो सही है? मैं कहती हूँ जय हिंद बोलिए। 1-2 घटना को क्या पूरे देश से जोड़ देना ठीक है? जैसे अभी आपने कहा 1-2 MPs की बातों को जोड़ना पूरे देश से या विपक्ष से जोड़ना, ऐसे लोगों की कितने सांसद कितने हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में कितने हैं, राज्यसभा में कितने हैं? 750-800 मिलाकर है। बिल्कुल। तो उसमें 1, 2, 3, 4 नहीं बोलते हैं, क्या वो कम देश प्रेमी हो गए? नहीं। और उनको पूरे विपक्ष से जोड़ लेना ठीक है? दैट्स माय ओनली क्वेश्चन। मैं कहती हूँ वो जय हिंद बोलें, वो हिंदुस्तान की जय जयकार करें। लेकिन जो राष्ट्र का गीत है उसके 2 शब्द भी बोलने पर अगर आपको आपत्ति होगी तो फिर सवाल पूछे जाएंगे ना। हम तो ऐसे करें कि वी आर फाइंडिंग फॉल्ट्स इन थिंग्स। पेट्रियोटिज्म को किसी को इसमें आंकना कि कोई शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, वो मैं मानती हूँ गलत है। इतिहास जानना जरूरी है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बना, क्या बना, कौन ने योगदान किया, किसने एक्सेप्ट किया, देशवासियों ने किया। मैं आपको अभी भी बता देती हूँ कि बॉर्डर पे मुसलमान भी खड़े हैं हमारे देश के बचाव के लिए, तो देश के इतिहास में उनका भी बड़ा योगदान रहा है, उनका भी बलिदान रहा है। तो आई डोंट थिंक हम इससे रिड्यूस करें कि अगर तुम बोलते हो तभी तुम देशप्रेमी हो, अगर नहीं बोलते हो तो तुम देशद्रोही हो। वंदे मातरम पर चर्चा से क्या बंगाल में फायदा होगा बीजेपी को? मैं आपको बताती हूँ एक चीज और कही है अमित शाह जी ने अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर उस सभा में। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए निर्णय लेते हैं कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा आज तक। तो उसमें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी शामिल थे, पर चलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ। ये वो सेंटिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा वो देश प्रेमी, और जो विपक्ष के सीएम बनाएगा वो घुसपैठियों ने वोट कर दिया, यानी वो देशद्रोही। सही पकड़े हैं। ऐसे नहीं चलता है देश। तो घुसपैठियों को लेकर कार्रवाई की जा रही है तो दिक्कत किस बात की है? बिल्कुल इसका वेलकम तो सबको मैं किया तो जाना वेलकम करती हूँ। और अगर घुसपैठिया इनका एजेंडा बना है, जो 11 साल से सरकार बनाए हुए हैं, घुसपैठियों को आने दे रहे हैं,
और घुसपैठियों को इतनी उन्होंने जो इतना बढ़ चढ़ कर बोला जा रहा है घुसपैठियों को हटाएंगे, 11 साल पहले कर लेना चाहिए था। किसने आपके हाथ रोके, किसने आपके पैर रोके? तो 11 साल पहले नहीं हुआ, इस वजह से अभी कर रहे हैं। मेरे तो कोई विरोध नहीं है, पर आप सबको कह देना देखिए मुख्यमंत्री घुसपैठिए डिसाइड करते हैं, यानी आप ये सोच लाने की कोशिश करें जो वंदे मातरम बोलेंगे वो देश प्रेमी, जो नहीं बोलेंगे वो देशद्रोही। वैसे जो बीजेपी को वोट करेगा वो देश प्रेमी, जो बीजेपी को वोट नहीं करेगा वो देशद्रोही। लेकिन बीजेपी की बड़ी नेता ये भी आप कह रहे मुझे हैं कि बंगाल से बताइए, जोड़कर मत आप देखिए। देश की जनता को जो विपक्ष को वोट देता है आप सभी को घुसपैठिए बता देंगे? अरे अगर अपनी सक्सेस स्टोरी होती ना आपकी 11 साल की, ठीक है आप जीते हैं, इलेक्शन जीतना इतना अलग बात है, पर अगर आपका कोई एजेंडा ऐसा होता तो आप इन सारी चीजों पे बार बार तूल नहीं पकड़ते। इलेक्शन जीतना अलग बात कैसे हो गई? वो जो वादे करते हैं जनता भरोसा करके वोट करती है। मैंने कहीं नहीं कहा वो जनता भरोसा नहीं कर रही है उन पर, जनता भरोसा कर रही है, पर ज्यादा वोट मिलना कम वोट मिलना घुसपैठिया और देश प्रेमी बता दे आपको तो उसमें मुझे दिक्कत होती है। मैं वही बोल रही हूँ। लेकिन घुसपैठियों को बाहर किया जाना चाहिए, इसका आप वेलकम करती हैं। वो तो आई थिंक काफी सालों से इस बात की चर्चा हो रही है।